वेलकम अगेन इन एसकेज नर्सिंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक और नई डिजीज़ कंडीशन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डिजीज़ कंडीशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स हो या कम्पिटिटिव बेसिस से भी देखा जाए तो हर बार हर एग्ज़ाम में एक आध या दो चार क्वेश्चन इस डिजीज़ से रिलेटेड, इसकी ड्रग से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस इज ए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंड ये डिजीज़ हमारे प्राइमरी रूप से हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। देन इसके लंग्स के अलावा ये डिजीज़ हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन, मेनिंजीज, बोन्स, जॉइंट, लिम्फ नोड, स्किन एंड अदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उन सारे ऑर्गन्स को ये डिजीज़ अफेक्ट कर सकती है। एक्सेप्ट हमारे हेयर एंड नेल्स को छोड़ के बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो सकता है, लेकिन प्राइमरी रूप से ये हमारे लंग्स के अंदर ही डेवलप होती है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। देन ये कुछ एनिमल्स जैसे केटल्स, जो मिल्क देने वाले एनिमल्स होते हैं, काऊ है, बफेलोज है, उनके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं बोविन ट्यूबरकुलोसिस। एनिमल्स के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसे हम कहते हैं बोविन ट्यूबरकुलोसिस। और कई बार ये एनिमल्स का ट्यूबरकुलोसिस मैन के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है, जैसे उन इन्फेक्टेड एनिमल्स के मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को यूज करने से ये डिजीज एनिमल्स से मैन्स के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। देन इसके पॉजिटिव एजेंट को देखा जाए तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक एसिड फेस्ट बेसिले होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस तरह का। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इस तरह का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। देन रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो किन किन लोगों के अंदर ये डेवलप हो सकता है, किन लोगों को रिस्क ज़्यादा रहती है ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने की। तो फर्स्ट वन, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु हैव एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। अगर कोई पर्सन एक्टिव टीबी वाले पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने की ज़्यादा रिस्क रहती है। देन इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट या जिनकी स्टेटस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके अंदर, जैसे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, कैंसर पेशेंट, या ऐसा पर्सन जिसके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज की जाती है, लॉन्ग टर्म के रूप में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज की जाती है। तो ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज करने वाले पर्सन के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने की ज़्यादा रिस्क रहती है, वो पर्सन मोर प्रोन होता है टू डेवलप ट्यूबरकुलोसिस। देन सम मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़, क्रोनिक रीनल फेलियर और मेलिग्नेंसी। जिन पर्सनस को डायबिटीज़ है, क्रोनिक रीनल फेलियर है या मेलिग्नेंसी है, उनको भी टीबी होने की ज़्यादा रिस्क रहती है। देन पर्सन हु आर लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, एंड इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, जो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग कंडीशन उनकी सब स्टैंडर्ड है, एवरेज स्टैंडर्ड से भी बिलो है, उनके अंदर भी डेवलप होने की ज़्यादा रिस्क रहती है। देन हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके अंदर भी, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण, उनके क्लोज कांटेक्ट में आने से हेल्थ वर्कर को भी ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने की ज़्यादा रिस्क रहती है। देन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि टीबी कैसे ट्रांसमिट होती है। तो प्राइमरली अपन बात कर रहे हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, अपने लंग्स को अफेक्ट करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन होने के कारण ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग से, कफिंग से, स्पीकिंग से, लाफिंग से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट आसानी से हो जाती है। देन सेकंड इसका ट्रांसमिशन रहता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से, क्लोज कांटेक्ट में रहने से भी ये डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है।
देन देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इस डिजीज़ के कारण हमारी बॉडी में, और कैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट अपॉन ए ससेप्टिबल पर्सन इनहेल माइकोबैक्टीरियम बेसिली एंड बिकम इन्फेक्टेड। सबसे पहले क्या होता है, एक सस्पेक्टेड पर्सन जिसको ज़्यादा रिस्क है, जो ज़्यादा प्रोन है ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने के लिए, उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम एंटर करेगा इन्हेलेशन के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, एंड वो पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। जो पर्सन होगा, ससेप्टिबल जो पर्सन होगा, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया एंटर करेगा और सबसे पहले उसको इन्फेक्टेड करेगा। देन बैक्टीरिया आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू एल्वियोलाई। अब वो बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी में एंटर करके क्या करेगा, एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा, वेयर दे आर डिपोजिटेड एंड बिगिन टू मल्टीप्लाई। एल्वियोलाई में पहुंचकर वो क्या करेगा, वहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। वहाँ पे वो बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एल्वियोलाई के अंदर ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। देन व्हेन बेसिली रीच इन लंग्स, ब्रोंकियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इनिशिएटेड बाय इम्यून सिस्टम। जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाएगा, तो जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करेंगे, और उसके पीछे का कारण होगा हमारा इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि कोई भी बाहर से जो सब्सटेंस आता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन, तो कोई भी एंटीजन फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करता है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करेगा और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करेगा, और विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोसाइट, इसमें इम्यून रेस्पॉन्स देने में हेल्प करता है हमारी डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती है जो अलग अलग टाइप की, वो क्या करती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देने का काम करती है। देन वहाँ पे फेगोसाइट बनेंगे, फेगोसाइटिक रेस्पॉन्स देगा हमारा इम्यून सिस्टम, और वो फेगोसाइट क्या करेंगे, फेगोसाइट इनगल्फ मैनी ऑफ बैक्टीरिया एंड टीबी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट डेस्ट्रॉय द बेसिले। वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होंगे, उन जो इम्यून रेस्पॉन्स देते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो वो लिम्फोसाइट क्या करेंगे, जो टीबी का बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और इसके साथ साथ वहाँ की लंग्स की जो नॉर्मल सेल्स होती है उनको भी ये लिम्फोसाइट कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्जुडेट इन द एल्वियोलाई कोजिंग ब्रोंकोनिमोनिया। अब क्या होगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उनको इनगल्प करेंगे ल्यूकोसाइट, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वहाँ पे एक्जुडेट बनेगा, वहाँ पे पस लाइक सब्सटेंस बनेगा, और वो सब्सटेंस लंग्स के अंदर कलेक्ट होके ब्रोंकोनिमोनिया कोज करेगा। देन ग्रेन्युलोमास बनेगा, मीन्स न्यू टिश्यू मास ऑफ लाइव एंड डेड बेसिली। जो वहाँ पे बेसिली को किल किया था ल्यूकोसाइट ने, तो वो मरे हुए बेसिली, कुछ जिंदा बेसिली और मैक्रोफेजेज उनको कवर करके एक टिश्यू का मास बन जाएगा, एक ग्रुप सा एक बन जाएगा जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबरकल। देन अब उस ट्यूबरकल के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट होगा, एंड नेक्रोसिस होके लंग्स के अंदर कैविटी सी बन जाएगी, कैविटेशन होने लगेगा, लंग्स के अंदर गड्ढे से बन जाएंगे। देन रिलीज ऑफ चीजी मास इनटू ब्रोंकाई, और वहाँ पे एक्जुडेट बनेगा जो ब्रोंकाई के अंदर रिलीज होगा, जो दिखने में चीजी दिखेगा, बटर लाइक चीज लाइक सब्सटेंस रिलीज होगा ब्रोंकाई के अंदर, और इस तरह से ये कंडीशन प्रोग्रेस होती है जिसको अपन कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था वो रेस्पिरेटरी के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है। देन सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर वो एल्वियोलाई तक पहुंच गया और वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर रहा है। देन थर्ड स्टेज के अंदर ये ग्रेनुलोमास बना है, यहाँ पे कुछ डेड सेल है, कुछ हेल्थी सेल है, और लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट मिलके ये ग्रेनुलोमास बना हुआ है। देन धीरे धीरे ये नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, और लंग्स के अंदर इस फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हो आप, ग्रेनुलोमास फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह के स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। देन
डिजीज़ प्रोग्रेस होने के बाद पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम शो होते हैं। तो कॉमन सिम्टम जो ट्यूबरकुलोसिस के देखने को मिलते हैं वो इस टाइप के होंगे। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर। देन पेशेंट के अंदर नाइट स्वेट, रात को सोते टाइम पसीना आना। देन परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट कफ मीन्स लंबे टाइम तक कफ, मोर देन 2 और 3 वीक। इसलिए तो हम कहते हैं अगर 2 या 3 सप्ताह की ज़्यादा की खांसी है तो वो क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है। क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कफ होता है वो परसिस्टेंट होता है, मोर देन 3 वीक। 3 सप्ताह बाद भी अगर खांसी ठीक नहीं होती तो वो ट्यूबरकुलोसिस का इंडिकेटिव हो सकता है। देन हेमेटाइसिस मीन्स प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्प्यूटम, स्प्यूटम के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना। देन प्यूराइटिक पेन, लंग्स के अंदर पेन सा फील होना। चेस्ट पेन। देन चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट के अंदर टाइटनेस सा फील होना। तो ये कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। देन जब अपन ने को इस डिजीज़ को डायग्नोस करना होता है तो डायग्नोस के लिए कौन कौन से टेस्ट अपन यूज करते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और कंप्लीट हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन। देन इसके अलावा चेस्ट एक्सरे। देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट या जिसको अपन कहते हैं मोन्टेक्स टेस्ट, स्प्यूटम टेस्ट, क्वांटिन फेरोन टेस्ट एंड ब्लड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टीएलसी एंड डीएलसी। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मोन्टेक्स टेस्ट, स्प्यूटम टेस्ट या क्वांटिन फेरोन टेस्ट, देन ब्लड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टीएलसी डीएलसी। तो ये सारे अपन टीबी को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, जिनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट या इसको अपन कहते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पीपल इन्फेक्टेड विद टीबी बट हु हैव नो सिम्टम्स। ऐसे पीपल्स जो टीबी हो तो रखी है उनको लेकिन कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं उनके अंदर, एसिम्टोमेटिक है, ऐसे पेशेंट को पहचानने के में ये टेस्ट हेल्प करता है, जिसको अपन बोलते हैं मोन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। देन प्रोसीजर क्या रहता है इस टेस्ट में, तो इस टेस्ट में डॉक्टर इंसर्ट या इंजेक्ट 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। डॉक्टर 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या जिनको अपन पीपीडी कहते हैं वो पर्सन में इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन का रूट रहता है इंट्राडर्मल या हमारी स्किन की जो इंट्राडर्मल लेयर होती है उसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। और स्किन चूज की जाती है मेनली जो हमारी फोर आर्म होती है उसका इनर एस्पेक्ट। क्योंकि इनर एस्पेक्ट इसलिए चूज करते हैं, एक तो वहाँ पे सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स नहीं होती, दूसरा वहाँ पे ज़्यादा कोई पिगमेंटेशन या हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहते, तो इसलिए फोर आर्म की इनर एस्पेक्ट पे ये पीपीडी 0.1 ml इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट की जाती है। देन इसके बाद वहाँ पे मार्क करके पेशेंट को रेस्ट करवाई जाती है या घर पे भेज दिया जाता है। देन इवैल्यूएट करते हैं अपन आफ्टर 72 हॉर्स, 72 घंटे के बाद उस पेशेंट का फिर से इवैल्यूएशन किया जाता है और अपन देखते हैं वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंड्यूरेशन। अगर इंड्यूरेशन की साइज 10 mm 10 mm और मोर है इसका मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव है, मीन्स सजेस्टिव है कि इस पर्सन को टीबी हो सकती है। मीन्स इंड्यूरेशन मोर देन 10 mm इज सजेस्टिव फॉर ट्यूबरकुलोसिस। और अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है जिसकी इम्यून सिस्टम सप्रेस है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला पेशेंट है या जिसको कोई HIV कैंसर लाइक डिजीज़ हो रखी है, तो उसके अंदर 5 to 7 mm का इंड्यूरेशन भी टेस्ट पॉजिटिव को सजेस्ट करता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कि कौन सा सब्सटेंस अपन इंजेक्ट करते हैं, तो सब्सटेंस प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव या पीपीडी यूज किया जाता है, 0.1 ml यूज किया जाता है। इंट्राडर्मल रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने की जो साइट रहती है वो रहती है अपने इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। देन इवैल्यूएशन किया जाता है 72 हॉर्स के बाद। देन पॉजिटिव कैसे होता है, तो जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन है उनके अंदर 10 mm या इससे ज़्यादा का इंड्यूरेशन होता है तो पॉजिटिव टेस्ट को शो करता है। और जो इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है, जो HIV वाले पेशेंट है, उनके अंदर 5 to 7 mm का इंड्यूरेशन भी पॉजिटिव टेस्ट को सजेस्ट करता है।
लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है टीबी का। देन जो सेकंड टेस्ट अपन यूज करते हैं वो होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट के थ्रू अगर किसी पर्सन को मोन्टेक्स टेस्ट अपन ने करवाया, वो पॉजिटिव आया, तो अपन जो लंग्स को कितना डैमेज हुआ है, केविटेशन हुआ है लंग के अंदर, जो केविटी बनी है, उन केविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन रेडियोग्राफ करते हैं। जैसा इस स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो, ये चेस्ट एक्सरे है टीबी वाले पेशेंट का, और इसके अंदर ये केविटेशन शो हो रहा है लंग्स के अंदर। ये यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है वो क्या हुआ है, टीबी के कारण लंग्स के अंदर जो नेक्रोसिस हुआ उसकी वजह से यहाँ पे केविटी का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रेडियोग्राफ के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं, असेस कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट भी कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। देन बात करते हैं इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट की। तो टीबी को हमेशा डायग्नोस करने के लिए जो अपन कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं वो होता है स्प्यूटम कल्चर। और स्प्यूटम कल्चर में अपन क्या करते हैं, स्प्यूटम के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। और मोस्टली इसके अंदर जो अपन टेक्निक यूज़ करते हैं वो झील नेल्सन स्टेज यूज करते हैं। आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर जो रेड स्टैंड दिख रहे हैं आपको, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये जो रेड कलर के आप देख रहे हो स्टैंडिंग में रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिले प्रेजेंट है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा अपन कन्फर्म कर सकते हैं कि पेशेंट के स्प्यूटम के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो इस तरह से ये वाइडली यूज किए जाने वाले 3 टेस्ट थे, चेस्ट एक्सरे, स्प्यूटम टेस्ट एंड मोन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। देन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की या ट्रीटमेंट की। तो टीबी के पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी यूज की जाती है। मीन्स बहुत सारी ड्रग्स यूज की जाती है, जिनमें से कुछ बैक्टीरियोसाइडल होती है, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। मीन्स कुछ ड्रग बैक्टीरिया को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, जबकि कुछ ड्रग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। और इन ड्रग्स को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है फर्स्ट लाइन ड्रग और दूसरी होती है सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग्स मीन्स अपन फर्स्ट ट्रीटमेंट टॉप चॉइस होता है। देन अगर इन ड्रग से पेशेंट ठीक ना हो पाता है, क्योर नहीं होता है, तब अपन सेकंड लाइन ड्रग्स की ओर जाते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर अपने आती है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटोल एंड पायराजिनेमाइड। देन सेकंड लाइन ड्रग के अंदर आती है एथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन, अमिकासिन एंड साइक्लोसेरिन। तो इस तरह से 2 कैटेगरी होती है टीबी की ड्रग्स की, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की थोड़ी डिटेल से बात की जाए, सबसे पहले अपन देखते हैं आइसोनियाजिड को। इस आइसोनियाजिड ड्रग की जो डोज होती है वो रहती है 5 mg पर केजी डेली। डेली की जो डोज होती है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 5 mg दी जाती है। और इसके जो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं हेपेटाइटिस हो सकता है इस ड्रग्स के कारण, एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। आइसोनियाजिड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, इसलिए टीबी वाले पेशेंट को जिसको आइसोनियाजिड ड्रग थेरेपी चल रही है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ पायरिडोक्सिन दी जाती है। विटामिन B6 दिया जाता है ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट किया जा सके। देन जो सेकंड ड्रग होती है वो होती है रिफाम्पिसिन, और इसकी डोज रहती है 10 mg पर केजी पर डे। रिफाम्पिसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। मीन्स बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, स्वेटिंग है, सलाइवा है, यूरिन है, उनका क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, ऑरेंज कलर के शो होते हैं। और मोस्टली अपन कह सकते हैं पेशेंट का जो यूरिन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। और रिफाम्पिसिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो चॉइस ऑफ ड्रग होती है ट्यूबरकुलोसिस की, वो रिफाम्पिसिन यूज करते हैं। देन फर्स्ट लाइन ड्रग्स की जो थर्ड ड्रग वो पायराजिनामाइड, जिसकी डोज रहती है 20 mg पर केजी बॉडी वेट। और इसके साइड इफेक्ट होते हैं हाइपर यूरेसेमिया। हाइपर यूरेसेमिया मीन्स ये हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, नॉर्मल से ज़्यादा कर देती है। देन जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे जो जॉइंट के बीच में टॉफी के रूप में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं गाउट
या गाउटी आर्थराइटिस। तो इसके साइड इफेक्ट है हाइपर यूरेसेमिया एंड गाउटी आर्थराइटिस। देन फोर्थ ड्रग जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी है वो कैटेगरी की होती है वो है इथाम्बुटूल, जिसकी डोज रहती है 25 mg/kg बॉडी वेट, और इसके साइड इफेक्ट रहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। मीन्स ये हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। और लास्ट इसकी ड्रग स्टेप्टोमाइसिन, जिसको इंजेक्टेबल रूट से अपन यूज करते हैं। इसकी डोज रहती है 14 mg/kg डे या डेली, और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो दो साइड इफेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये मेनली हमारे एट्थ क्रेनियल नर्व है जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है उस नर्व को डैमेज करने का काम करती है। इसके साथ साथ हमारे नेफ्रॉन को किडनी को भी डैमेज करके नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। तो इस तरह से ये फर्स्ट लाइन ड्रग जिनको अपन वाइडली यूज करते हैं। इसके अलावा आजकल अपन जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए WHO रिकमेंडेड फार्मूला यूज करते हैं जिसको अपन कहते हैं डॉट्स थेरेपी। तो उस डॉट्स थेरेपी को डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस टीबी के साथ अपन उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो डॉट्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या कैटेगरीज होती है, उसके अंदर क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है टीबी को कंफर्म करने के लिए, कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, कौन सी फेज़ में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, और कौन सी फेज़ की कितने महीने की ड्यूरेशन रहती है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।